फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए थर्ड सेमेस्टर के 2016 के दूसरे पेपर को लेकर हाजिर हैं, केवल और केवल आपके लिए, जो कि दूसरा सब्जेक्ट आपका रहता है समावेशी शिक्षा का। थर्ड सेमेस्टर में 2016 का ये आपका दूसरा प्रश्न पत्र है। ये जो पेपर है आपका 50 नंबरों का होता है। कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है। तो आज की इस क्लास में हम इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको पता ही होगा सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आज आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 90 से 110 के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य बच्चों को ही आप औसत बच्चे भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा भी बताया है, ठीक है। किसने बताया है? कौन शिक्षा शास्त्री है ऐसा जिसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाला बच्चा भी बताया? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैबिट। किसने बताया है? हैबिट ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाला बच्चा भी कहा है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। जो कि आंशिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ बच्चे अक्षम होते हैं, ठीक है, चलने फिरने में भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। जो आंशिक रूप से हों, बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही कम हों वो, ठीक है, शारीरिक रूप से बहुत ही कम अक्षम हो, ठीक। तो इनको कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में आप विभाजित कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, जिनको देखने में कठिनाई होती है लेकिन बहुत ही कम दृष्टिबाधित हैं, आंशिक रूप से हैं, ठीक है, तो वो किस लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं? क्या उत्तल लेंस की सहायता से, क्या अवतल, क्या समतल, या फिर किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन बच्चों को किसी भी तरह के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये विदाउट लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछा गया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पूछा गया आपसे कि सिरबड़ दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, ठीक है। सुनने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसे सिरबड़ दोष बोलते हैं। तो सिरबड़ दोष से ग्रसित बच्चों में क्या हो सकता है? कान के अंदर हो सकता है ये दोष, ठीक है, कान के अंदर हो सकता है, कान के बाहर हो सकता है, कान के मध्य में, या उपयुक्त तीनों। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सिरबड़ दोष से ग्रसित बच्चों में जो दोष हो सकता है वो कान के बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर और कान के मध्य में भी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर। पूर्ण अथवा गहन सिरबड़ बाधित बच्चों का सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 89 डेसिबल तक, ठीक है, 70 से 89 डेसिबल तक पूर्ण अथवा गहन सिरबड़ बाधित बच्चों के सुनने का डेसिबल स्तर होता है। कितना होता है? 70 से 89 के बीच, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। बस कुछ ही सेकंड में आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान देना है। प्रश्न संख्या है आपका 7, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है वो अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। अस्थिबाधित बच्चे कौन होते हैं? जिनको हाथ पैरों में कहीं पर चलने फिरने में कठिनाई होती है, हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अस्थिबाधित बच्चों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या वो हकलाते हैं, या फिर मेरुदंड का वक्र होना, ठीक है, या फिर विकृत नितंब, या फिर पाँव फिरा, ठीक है। तो जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं वो हकलाने से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें हकलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अस्थिबाधित बच्चे ही हों, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जो हकलाना है वो अस्थिबाधित बच्चों से रिलेट करता हो। तो यहाँ पर हकलाना जो है वो अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं होती है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं
वो प्रतिभाशाली बच्चों की कैटेगरी में आ जाती है। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 9 है, निर्देशन जो है वो नव युवकों को अपने से, ठीक है, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जोन्स का है, शिक्षा आयोग का है, या फिर रायबर्न का है, या फिर स्किनर का है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो निर्देशन है वो नवयुवकों को अपनों से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये कहना है स्किनर महोदय का। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क। परामर्श का अभिप्राय क्या है? 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये कथन किसका है? ये है मायर्स का कथन। किसका है? मायर्स का है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। कैसे दी जाती है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को आप परामर्श दे रहे हैं, या व्यक्ति को परामर्श दे रहे हैं, तो उसकी समस्या समाधान के लिए सहायता दी जाती है। वो गीतों के माध्यम से दी जाती है, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, या कहानी के माध्यम से। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वार्तालाप के माध्यम से आप सहायता देते हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 12 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है कि परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था, जिसे मनोविज्ञान शाला भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? क्या ये लखनऊ में है, क्या ये बरेली में, क्या फिर वाराणसी में, या फिर इलाहाबाद में? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ कमेटी का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? परामर्श से संबंधित जिले की एक कमेटी होती है, ठीक है। उस कमेटी के जो विशेषज्ञ कमेटी होती है उसका नेतृत्व कौन करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, ठीक है, वो इस कमेटी का नेतृत्व करता है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से कौन सहायक है? ठीक है, जो दास अवरोध की समस्या है इसको रोकने में कौन सहायक है? तो इसको रोकने में निर्देशन और परामर्श जो है वो प्रमुख रूप से सहायक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को, जो कि ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो इसी बात पर इससे क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है? क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, या क्या क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, निर्देशन और परामर्श के द्वारा ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके अति लघु उत्तर प्रश्नों की सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सभी भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जितने भी नए भाई बहन हैं, और इस क्लास को शेयर करें। प्रश्न संख्या 16 है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिख दीजिए। शिक्षक प्रशिक्षुओं को, ठीक है, जो आपके यहाँ हैं, ठीक है, आप इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आप शिक्षक प्रशिक्षु हैं, ठीक है। तो इस प्रशिक्षण अवधि में, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन कौन से 2 उद्देश्य हैं देख लेंगे। शिक्षक प्रशिक्षु समावेशी शिक्षा से प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के सीखने का अनुभव, अधिकार को पहचानता है, फिर विविधता का सम्मान करता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, शिक्षक प्रशिक्षु है वो अक्षम बालकों की बाधाओं को दूर करता है और सीखने की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालक, जिसकी शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता या फिर बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आ जाते हैं। यानी कि इस समावेशी शिक्षा का मतलब है इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से अक्षम हो, ठीक है, और सक्षम बच्चे भी आते हैं जो सामान्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी तरह के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या आपका 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी यहाँ पर मानसिक भिन्नताएं होती हैं? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं
पाई जाते हैं। जो सामान्य बुद्धिलब्धि के बच्चों में सीखने की गति जो है वो धीमी होती है, इसमें सृजनात्मक क्षमता कम होती है या निम्न होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम होती है, किनमें? सामान्य बच्चों में। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो सामान्य बुद्धिलब्धि के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से ये पूरे होते हैं। दूसरा है, सामान्य बुद्धिलब्धि के जो बालकों की सीखने का स्तर होता है वो सामान्य होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। ऐसे बालक मंद बुद्धि बालक से ऊपर तथा प्रतिभाशाली बालक के बीच के होते हैं, प्रतिभाशाली बालक के बीच के होते हैं, जबकि मंद बुद्धि बालक से ये इनका जो स्तर होता है वो ऊपर होता है, ठीक। इसके साथ बनाए अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 20 है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो वे बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है, उसे पिछड़े या फिर पिछड़ा बालक आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे बालक जो मानसिक बुद्धि, मानसिक शक्ति या बुद्धि या शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के, कोई बच्चे 2 उम्र के हैं, कोई 2 बच्चे एक ही उम्र के हैं, ठीक है, और उनमें से एक बच्चा अपने हम उम्र के बालक से यहाँ पर मानसिक बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में कम है, ठीक है, तो वो बच्चा कैसा कहला जाएगा? वो बच्चा कहला जाएगा पिछड़ा बच्चा, ठीक है। तो उसे ही आप क्या कह देते हैं? पिछड़ा बालक आप कह देते हैं। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21 से बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिख दीजिए। तो वास्तविक आयु की गणना किस तरह से करते हैं? मानसिक आयु बटे बुद्धिलब्धि इंटू 100, ठीक है। तो ये बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है, जिसे यहाँ पर वास्तविक आयु के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आप इस बुद्धिलब्धि को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देंगे और वास्तविक आयु को यहाँ से हटाकर आप बुद्धिलब्धि की जगह पर लिख देंगे, तो ये बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो हो जाता है, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। ये IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको ध्यान रखना है, बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिख दीजिए। जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके सभी प्रकार। ये क्वेश्चन आपका अभी ऑब्जेक्टिव में भी था, ठीक है, और यहाँ पर ये अतिलघु उत्तर प्रश्न में भी आ गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। वही 4 प्रकार वहाँ से पूछे गए थे, तो 4 प्रकार यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। दृष्टिबाधित बालक, वाकबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक और अस्थिबाधित बालक, ठीक है। दृष्टिबाधित बालक का मतलब आपको बताइए, जिसे देखने में कोई समस्या होती है। वाकबाधित बालक का मतलब है जिसे बोलने में कोई समस्या होती है, ठीक है, ठीक से बोल नहीं पाता है, ठीक है। श्रवणबाधित बालक का मतलब आपको बताइए, जैसे सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है, कानों में उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अस्थिबाधित का आपको बताइए, हाथ या पैरों में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, ठीक है, तो वो अस्थिबाधित में आपका आ जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की जो क्षमता है वो 20/70 से लेकर 20/200 तक होती है, ठीक। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। वाक दोष क्या है? तो वाक दोष तो वह दोष है जिसमें बालक अपने मन के भावों या विचारों को किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है, ठीक है, उसे हम वाक दोष कहते हैं, यानी कि वो ठीक से नहीं बोल पाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण दीजिए, ठीक है, कि वो बच्चा अस्थिबाधित है, तो किस तरह से आप उसे पहचानेंगे? तो वैसाखियों की सहायता से चलना। अगर कोई बच्चा वैसाखियों की सहायता से चल रहा है, ठीक है, या किसी अन्य चीज़ की सहायता से चल रहा है, तो उसे अस्थिबाधित बच्चा कह सकते हैं। शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव होता है, या फिर मेरुरज्जु जो होती है, ठीक है, वो वक्र हो जाती है, या फिर पाँव फिरा होना, ठीक है, पाँव में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम अस्थिबाधित बच्चा कह सकते हैं। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो सभी भाई बहन इस वीडियो को, इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 26 इसमें आपसे पूछा गया कि असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत गरीब, अनाथ, श्रमिक इत्यादि के बच्चे आते हैं जो सुविधाओं से वंचित होते हैं, तो उन्हें हम असुविधा समूह संपन्न के अंतर्गत रख देते हैं। निर्देशन और परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो निर्देशन और परामर्श जो है निम्नलिखित दृष्टिकोण से आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श की सहायता से एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा निर्देशन एवं परामर्श की सहायता से बालकों में निर्णय लेने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है बालकों के भविष्य में मार्ग प्रशस्त करने में आवश्यक है। बालकों के भविष्य में मार्ग प्रशस्त करने में आवश्यक है कौन? निर्देशन और परामर्श। इसके साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। परामर्श से क्या उद्देश्य है? परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो परामर्श के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। व्यक्ति या बालक की शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं को समझाने में सहायता देता है कौन? परामर्श। इसके अलावा दूसरा है बालक को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देता है कौन? ठीक है, परामर्श। ठीक, तो ये यहाँ पर परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। ठीक है, DGP
का पूरा नाम लिखते हुए इसका आ से स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, DGP, ठीक है, DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आ से स्पष्ट कर दीजिए। तो कर देते हैं डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक है, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो आशय होता है वो बालकों को डिजिटल के माध्यम परामर्श और निर्देशन करना है। ठीक है, डिजिटल रूप से माध्यम परामर्श एवं निर्देशन करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है आपका, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, ये स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है स्पष्ट कर देते हैं। अध्यापकों की कार्यकुशलता, जो टीचर होते हैं उनकी कार्यकुशलता और विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने, इसके अलावा वांछित कार्य और परिणाम की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण जो होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, अध्यापकों की कार्यकुशलता और विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने, विद्यालय में क्या क्या कार्य होने उनका मूल्यांकन करने और वांछित कार्य में परिणाम की प्राप्ति के लिए, कोई कार्य जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है, कोई कार्य करना चाहते हैं, उसका वांछित कार्य, उसके रिजल्ट की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षण जो होता है वो आवश्यक होता है। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके लिए आपको ये पूरी PDF फाइल दे दी जाएगी जैसे ही ये PYQ की सीरीज समाप्त होगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत जल्दी पूरी PDF फाइल आपको दे दी जाएगी, जिसमें आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आसानी से रीड कर पाएंगे। अभी आपको ऑब्जेक्टिव और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देख लेना, बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत जल्दी PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।